नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज का जो हमारा लक्ष्य है वो है संविधान का लक्ष्य। आज हमारा लक्ष्य संविधान का लक्ष्य एक ही है। तो हमें आज क्या क्या पढ़ना है? हमें आज संविधान का लक्ष्य पढ़ना है। आप इसे संविधान का लक्ष्य कह सकते हैं, या फिर मार्गदर्शक सिद्धांत कह सकते हैं, या फिर इसे आकांक्षाएं कह सकते हैं, या फिर आप इसे सत्ता का उद्देश्य भी कह सकते हैं। जितने भी नाम दिए हैं इतने में से आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखना है, सबसे पहले लोकतांत्रिक मूल्य लिखा गया है। लोकतांत्रिक मूल्य, तो क्या कहा जा रहा है कि जो लोकतांत्रिक मूल्य ही हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत कहलाते हैं। ये जो लोकतांत्रिक मूल्य है यही हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत कहलाते हैं। पहली बात। अब आइए जो मार्गदर्शक सिद्धांत है उन्हें हम स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम न्याय से। सबसे महत्वपूर्ण जो है लोकतांत्रिक मूल्य में सबसे महत्वपूर्ण है न्याय, और न्याय पर अब हम चर्चा करते हैं। तो क्या कहा जा रहा है? न्याय। तो न्याय को कहा जा रहा है कि पक्षपात रहित न्याय जो हो वह पक्षपात रहित हो, अर्थात निष्पक्ष न्याय की बात कही जा रही है। निष्पक्ष न्याय की बात कही जा रही है। और न्याय तीन प्रकार के। न्याय कितने प्रकार के दोस्तों? तीन प्रकार के। सामाजिक पहला, और दूसरा आर्थिक, और तीसरा राजनीतिक। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है लेकिन बता तो दिया मैंने आपको। तो यहाँ पर जो ये तीन शब्द हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इनको हमने ग्रहण किया है रूसी क्रांति से। इनको हमने ग्रहण किया है रूसी क्रांति से। पहली बात क्लियर। फैक्चुअल जो फैक्ट का टॉपिक है उसको मैंने बताया। अब यहाँ पर जो तीन बातें कही जा रही हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन न्याय में, इन तीनों न्याय में सर्वोच्च रखा गया है सामाजिक न्याय को। सर्वोच्च रखा गया है सामाजिक न्याय को। तो न्याय से जितने भी रिलेटेड बातें थी वो तो कवर कर ली गई। अब इसके बाद में क्या बात है? इसके बाद में दूसरी महत्वपूर्ण जो बात है वह है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता के बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर तीन बातें, एक हो गई स्वतंत्रता, और दूसरी हो गई समानता, और तीसरी हो गई बंधुता। इन तीनों को हमने कहां से ग्रहण किया है? फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से हमने इनको ग्रहण किया है। अब आइए स्वतंत्रता पर चर्चा करते हैं। तो स्वतंत्रता के बारे में क्या कहा जा रहा है? स्वतंत्रता, एक यहां गौर कीजिएगा, एक शब्द होता है स्वतंत्रता और एक शब्द होता है स्वच्छंदता। जब स्वतंत्रता अनियंत्रित हो जाए, जब स्वतंत्रता अनियंत्रित हो जाए, कंट्रोल के बाहर हो जाए, तब वह क्या हो जाती है? स्वच्छंदता। जब स्वतंत्रता अनियंत्रित हो जाती है तब हम उसे स्वच्छंदता कहते हैं। अर्थात अगर समाज में स्वतंत्रता के स्थान पर स्वच्छंदता व्याप्त हो जाए तब समाज की जो सभ्यता है, समाज की जो सभ्यता है वह नष्ट हो जाएगी। आशा करता हूं यह बात आपको समझ में आई होगी। अर्थात इसको नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? इसको नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्रता पर एक सीमा निर्धारित करनी चाहिए। अर्थात हमें स्वच्छंदता से बचने के लिए स्वतंत्रता पर एक सीमा लगानी चाहिए। अब आइए और बातें क्या है? तो स्वतंत्रता में क्या बात कही जा रही है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही जा रही है, विश्वास की बात कही जा रही है, धर्म की बात कही जा रही है, और उपासना की बात कही जा रही है। यहाँ पर इस टॉपिक को हम कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है। अब हम धीरे धीरे किसके तरफ बढ़ रहे हैं? हम बढ़ रहे हैं दोस्तों FR की तरफ, मतलब फंडामेंटल राइट की तरफ। तो ये वहां से अब टच हो रहा है, तो हम इस चीज को वहां पर विस्तार से कवर करेंगे। यहाँ पर उदाहरण के रूप में इस चीज को समझ लिया। जैसे कि क्या है, एक हो गया प्रतिबद्धता और एक हो गई स्वतंत्रता। तो आप देखें, अगर इसको मैं एक व्यवहारिक उदाहरण से पूछूं तो आपके पिताजी के समय कितने ज्यादा प्रतिबंध लगे रहते थे और आपके समय कितने ज्यादा प्रतिबंध है? पहले क्या था कि समाज में महिलाओं के प्रति कितना ज्यादा प्रतिबंध लगा रहता था, उनको घर से बाहर नहीं निकलना। अभी भी बहुत से प्रतिबंध लगे हुए हैं, लेकिन पुराने समय की तुलना में, प्राचीन समय की तुलना में आज के समय पर स्वतंत्रता अधिक मात्रा में प्राप्त हुई है। पहले इतनी स्वतंत्रता नहीं थी। तो आशा करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आई होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने ही देश के लोगों का दमन करके विकसित राष्ट्र नहीं बन सकते, विकास नहीं कर सकते। तो स्वतंत्रता से रिलेटेड जितने भी बातें थे उनको कवर कर लिया गया।
अब तीसरा महत्वपूर्ण जो हमारी अगला जो है चरण है वो है समानता। तो समानता के बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी। हम क्षैतिज समानता को प्राप्त कर सकते हैं, यह तो ठीक है, लेकिन हम ऊर्ध्वाधर समानता को प्राप्त नहीं कर सकते। आइए अब इसको सीखते हैं। देखें, क्षैतिज समानता और ऊर्ध्वाधर समानता की क्या बात कही जा रही है, इसे जल्दी से हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी लिखने पर ना जाएं, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर देखें, तो हम इन तीनों कैटेगरी, ये जो 4 कैटेगरी हो गई दोस्तों, इनमें ऊर्ध्वाधर समानता नहीं ला सकते, हम समानता ला सकते हैं क्षैतिज का क्या अर्थ हुआ कि जो भी नियम बनाए जाएंगे, गौर कीजिएगा, जो भी नियम बनाए जाएंगे वो एससी से रिलेटेड मान लीजिए, तो एससी के अंतर्गत जितने भी लोग हैं उन सबको उस नियम का पालन करना होगा। ऐसा देखें, इसका सबसे अनुपम उदाहरण आरक्षण है। कि आरक्षण इनके लिए अलग है, इनके लिए अलग है, इनके लिए अलग है, इनके लिए अलग है। तो ये क्या है, इस लेवल पर, मतलब इस कोठे में जितने भी लोग होंगे उनको एक निश्चित आरक्षण मिलेगा। अगर इनको 7% का आरक्षण की बात कही जा रही है तो इनको 7% मिलेगा। उनको अगर 27% कही जा रही है तो उस वर्ग के लिए मान लीजिए, छोड़िए कितना होता है, 10% मान लीजिए कि आरक्षण की बात करी गई, तो यहाँ पर जो यहाँ पर देखें, इस कैटेगरी में जितने भी लोग होंगे उनको 10% मिलेगा। और दूसरी कैटेगरी जो हो गई, वहाँ पर अगर 15% आरक्षण की बात कही गई, तो यहाँ पर जितने भी लोग होंगे, जितने भी सदस्य होंगे, उनको 15% दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। अब इसके बाद में अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जो हमारी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कवर कर लिया, और समानता को यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हो गया प्रतिष्ठा की समानता और दूसरा अवसर की समानता। प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। अब यहाँ पर हमें गौर करना है, जो प्रतिष्ठा की समानता है वो क्या कह रहा है, यहाँ पर धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात किसी व्यक्ति को आप धर्म के नाम पर या फिर जात के नाम पर या फिर लिंग के नाम पर उसे प्रतिष्ठा से वंचित नहीं कर सकते। तो आशा करता हूँ यह बात भी आपको समझ में आई होगी। अगर इसका मतलब और आज साधारण भाषा में इसकी बात कही जाए तो समाज में व्यक्ति का स्थान, प्रतिष्ठा की समानता की जा रही है ना, तो व्यक्ति का स्थान उसके धर्म, लिंग से निर्धारित नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले हम किसको प्राप्त किए, सबसे पहले हम प्राप्त किए प्रतिष्ठा की समानता को, पहला चरण। अब दूसरा चरण आता है, यह है आरंभ और यह है अंत। आरंभ ये है, अंत ये है। तो यहाँ पर अवसर की समानता के बारे में जो बात कही जा रही है वो ये है कि अवसर की समानता, अवसर की समानता का क्या मतलब हुआ कि विकास के लिए समान अवसर, सभी व्यक्ति के विकास के लिए एक समान अवसर प्रदान किया जाएगा। तो हम यहाँ तक अपना टॉपिक क्लियर कर लिए। अब आगे हमें देखना है बंधुता के बारे में। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण शब्द है वह है बंधुता। तो बंधुता क्या कही जा रही है कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। कौन सी बंधुता? जो व्यक्ति की गरिमा से जुड़ी हो, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कर रही हो, उस बंधुता की बात हमारी संविधान की उद्देशिका में की गई है। तो यहाँ पर 2 शब्द आ रहे हैं, जैसे कि एक शब्द तो महत्वपूर्ण ये है अखंडता, इस पर चर्चा भी नहीं करूंगा, मूल संविधान में नहीं था, 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, बस यहाँ तक समझे। अब आगे इसके बारे में चर्चा जल्द ही होने वाली है। तो यहाँ पर क्या बात कही जा रही है, व्यक्ति की गरिमा। तो व्यक्ति की गरिमा का क्या मतलब हुआ कि व्यक्ति को मानवीय जीवन, आदर्श जीवन जीना है, उसे आदर्श जीवन उपलब्ध कराना है। अर्थात एक व्यक्ति जो है, आप एक व्यक्ति को, जैसे इसका उदाहरण लिया जाए तो जो दास और दासी थे, वह भी तो जीवन जीते थे।
लेकिन उनका जीवन क्या गरिमापूर्ण जीवन था? नहीं था। अब पता चल रहा है कि एक व्यक्ति है, उसको आप रस्सी से बांध दिए हो और कोड़े से पीट पीट के काम करा रहे हो और जीने भर के लिए उसे खाना दे रहे हो, तब क्या हुआ? ये वो तो जीवन जी रहा है, लेकिन वह गरिमापूर्ण जीवन, ये तो भाई कौन सा जीवन हुआ? पशुता, जानवरों वाला जीवन हुआ। तो यहाँ पर गरिमापूर्ण जीवन की बात कही जा रही है। अब राष्ट्र की एकता और अखंडता, यहाँ पर दो शब्द है, एकता और अखंडता, इसे हम एक समझ लेते हैं। एकता और अखंडता लिखा गया है, गौर कीजिएगा, एकता या अखंडता नहीं लिखा गया है। तो एकता और अखंडता के क्या मतलब हुआ? अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, पहले सुनिए या फिर आपको पता हो तो बता दीजिए। तो एकता जो है यह क्या है? यह एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है। मनोवैज्ञानिक संकल्पना के क्या अर्थ हुआ कि जो नागरिक हैं, जितने भी नागरिक हैं, उनके बीच एक होने की भावना को विकसित करना ही एकता है। उनके बीच एक होने की भावना को विकसित करना ही एकता है। लेकिन वह क्या हो? वह क्षेत्रवाद, जातिवाद और संप्रदायवाद से अलग हो। वहां पर ये जो तत्व हैं, ये खतरनाक एलिमेंट कौन कौन से? जातिवाद और क्षेत्रवाद और संप्रदायवाद। ये टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जीएस के फर्स्ट पेपर भारतीय समाज में विस्तार से पढ़े जाते हैं, तो वहां हमें नहीं जाना। तो हमने एकता को देख लिया, अब इसके बाद में अखंडता को देखते हैं। अखंडता की क्या बात कही जा रही है? अखंडता जो है यह भौगोलिक संकल्पना है। एकता मनोवैज्ञानिक, एकता क्या है? मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, वहीं भौगोलिक संकल्पना को व्यक्त कर रहा है अखंडता। भौगोलिक संकल्पना को कौन व्यक्त कर रहा है? अखंडता। अखंडता क्या? अब इसका क्या अर्थ हुआ? भारत का क्षेत्र इससे अलग ना हो। तो यहाँ पर किस चीज को रोका जा रहा है? अलगाववाद को रोका जा रहा है। अलगाववाद को रोका जा रहा है। तो आशा करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आई होगी। तो बंधुता के बारे में भी हमने चर्चा कर लिया, एकता और अखंडता के बारे में भी चर्चा कर लिया। अब इसके बाद कोई भी बातें नहीं बची हैं। तो जितने भी टॉपिक थे उन सबको मैंने जल्द से जल्द 10 मिनट में बनाकर आपको समझाने की पूरी कोशिश की। यहाँ पर लोकतांत्रिक मूल्यों के अंतर्गत हमने न्याय को देखा, न्याय के अंतर्गत हमने स्वतंत्रता को देखा, हमने समानता को देखा और हमने बंधुता को देखा। तो इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे मैंने सबको सब कुछ बता दिया। अगर अभी भी आपको कुछ पूछना है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। जितने भी लोग कमेंट बॉक्स में जो भी अपना विचार रखते हैं उन सबका सम्मान किया जाता है, और वो अगर कुछ प्रश्न भी पूछते हैं तो उसे 100% उसका जवाब मिलता भी है, क्योंकि चैनल छोटा है। अभी जितने लोग कमेंट करते हैं तो उनका कमेंट दिख जाता है और कमेंट का जवाब भी दे दिया जाता है। तो आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा और जानकारी भी रोचक लगी होगी। तो यार वीडियो को जरूर लाइक करो और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो, क्योंकि एजुकेशनल चैनल पर आप केवल स्टूडेंट को ही जोड़ सकते हैं, और जो मनोरंजन वाले चैनल हैं उन पर तो हर वर्ग के व्यक्ति जुड़ जाते हैं, लेकिन अपने इस चैनल पर केवल स्टूडेंट को जोड़ना ही सबसे महत्वपूर्ण है, और वही इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी भी है। आप अलग टाइप के लोगों को जोड़कर मतलब काम नहीं कर सकते। तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए शेयर करके। अगर आपको वीडियो में कही गई बातें पसंद आ रही हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, जो मटेरियल मिल रहा है वह भी पसंद आ रहा हो, तो ज़रूर हमारा भी सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिखकर अपना जो विचार और अभिव्यक्ति है उसे प्रकट करें। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।